यहाँ पर जो सड़क 2018 में, सितंबर 2018 में कटी हुई थी, उस सड़क के खस्ते हाल हो रखे हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि जब विधानसभा सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं और इतना लबालब विधानसभा आपके हमारे सामने बना रखा है, और गांव को एक छोटी सी रोड, विधानसभा बनना बड़ी बात नहीं है, उस पर सुचारू रूप से काम करना बड़ी बात है। ग्रीष्मकालीन राजधानी त्रिवेंद्र सिंह जी ने घोषित कर दी थी। दुर्भाग्य क्षेत्र का ये रहा कि वो 5 साल रह नहीं पाए कारणवश। पहले हमारी इस जो पानी आता था ना, इस पानी पे हमारे पनघट चलते थे, शेरे चलते थे। अब 6 इंच का पानी हमारा सीधा विधानसभा चले गया, जिसका माने पानी से भी हम वंचित हो गए हैं। पानी हमारा चले गया, जमीन हमारी चले गई, नौकरी के लिए बाहर से लोग आएंगे और हम फॉर्मेलिटी में बोलते रहेंगे हमारी विधानसभा। क्या बेनिफिट है मेरी विधानसभा से? इस 10 साल में इस क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपया से संवारा जाएगा, लेकिन सरकार जब से आई, सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का काम नहीं किया। मेरे देखने में तो जीरो लगता है कि कुछ काम हो पाए उसमें। जमीन हमारी गई है और नौकरी हमको कुछ नहीं है। विधानसभा हमारी जमीन गई तो असुविधा हमको क्या, बाहर का आज भी आ रही है, इतना हमको कुछ नहीं मिला है। अब बकाया क्या बोलना हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीरंदाज लाइव। मैं हूं अर्जुन और आज हम लोग हैं गैरसैंण में। आमतौर पर पहाड़ों में शाम का समय काम का होता है। इस समय लोग अपने छानियों में जाते हैं, घास के लिए जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारी नारी शक्ति है। इन लोगों को हमने कहा कि आपसे बात करनी है, तो इन्होंने अपना जो सबसे कीमती समय होता है वो हमें दिया है। और इस समय मैं हूँ सारकोट गाँव में। सारकोट गाँव आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सामने एक भव्य विधानसभा भवन दिख रहा है। ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और उसके पास ये गांव है, और ये गैरसैंण ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। और इस गांव में आने का जो हमारा उद्देश्य था वो इसलिए भी था कि ये गांव एक नज़ीर है। नज़ीर इसलिए कि तमाम सुविधाएं भले यहाँ ना हो, लेकिन यहाँ के लोगों की एक बड़ी जो मजबूत इच्छा शक्ति है वो ये है कि यहाँ के लोगों ने पलायन नहीं किया। इस गाँव से कोई पलायन नहीं हुआ। और आप यकीन मानिए, इस गाँव में 250 से 300 परिवार रहते हैं, 1200 के आसपास की आबादी है, और सारे लोग इसी गांव में रहते हैं। सुविधाएं कुछ है, बहुत कुछ अभी मिलनी बाकी हैं। कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं पहुंचा है। तो गांव वालों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली हैं, कौन कौन सी नहीं मिली हैं। आप ग्रीष्मकालीन राजधानी के सबसे नज़दीक के गाँव हैं। आप क्या सोचते हैं जब सुबह उठकर इस विधानसभा भवन को देखते हैं? आपकी उम्मीदें, आकांक्षाएँ क्या हैं? उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मातृशक्ति के पास जाता हूँ, और वो इसलिए भी कि जब उत्तराखंड आंदोलन चला था तो उस आंदोलन को अगर किसी ने लीड किया था तो वो इस राज्य की महिलाओं ने किया था। तो सबसे पहला हक उनका ही बनता है। तो मैं आपसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? गणेशी देवी। गणेशी देवी। आप कहाँ, आपका मायका कहाँ है? ढंडियाल। ढंडियाल। तो जब आप इस गाँव में आई, जब आप सुबह काम के लिए जाती है, सामने विधानसभा भवन देखती हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हाँ। क्या आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है? हाँ। उज्ज्वला गैस कनेक्शन पूरा मिला है? घसियारी योजना का नाम सुना आपने? थोड़ा सुनो। अभी मैं देख रहा था आप लोग घास के लिए जा रहे थे, तो घसियारी योजना का आपने नाम नहीं सुना है? थोड़ा पता है। आपका क्या नाम है? कलावती देवी। कलावती जी, आप जब इस गांव को देखती हैं, इतनी अच्छी आबादी है इस गांव की, और सामने विधानसभा भवन है, आप भी तो उम्मीद करते हो कि हमारे गांव में डेवलपमेंट हो और तरक्की हो, हमारे बच्चों को और सुविधाएं मिले। क्या सोचती हैं? अच्छा लगता हूँ। अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है, वो तो अच्छी बात है कि हमें अपने गांव में अच्छा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे गांव में अभी बहुत सारी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए और काम हो सकता है? मेरा नाम गीता देवी है। मुझे इस विधानसभा को देख के बहुत अच्छा लगता है, परंतु हम इसके बारे में ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ के मतलब जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ से बाहर ना जाए, मतलब यहीं पे विकास हो, विधानसभा बन जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके।
नहीं तो विधानसभा तो बन गई है, भवन बन गया है, लेकिन असली बात तो यह है कि रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को गांव में, उसके बारे में आपको लगता है कि किस तरह का काम यहाँ के लोग कर सकते हैं? मेरा नाम देवश्री देवी जी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ विधानसभा और हमें अच्छी सुविधा मिल सके और बच्चों के भी आजकल उनको भी अच्छा शिक्षा और अच्छी सब कुछ मिल, आप कैमरे में देखकर भी बोल सकती हैं। और जो भी है कि अच्छी सुविधा मिल सके हमें यहाँ से। बस यही सुविधाएं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुविधाएं अच्छी मिले। आपके पास भी आऊँगा मैं, पहले हम कुछ इधर बात कर लेते हैं। हमारे साथ गांव के पूर्व प्रधान हैं, आप अपना परिचय जरूर दीजिएगा और आपसे मैं कुछ गांव से लेकर कुछ बातें जानना चाहता हूं, तो पहले अपना परिचय जरूर दीजिएगा। जी, मेरा नाम राजेश सिंह नेगी, पूर्व प्रधान सारकोट। इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। और सुविधाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सड़क तो आगे, लेकिन अभी उस पर काम काफ़ी कुछ होना बाकी है। उसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं यहाँ तक पहुँची हैं और कौन कौन सी योजनाओं का आपको इंतज़ार है? सरकार की योजनाएं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो तो लगभग 90% पहुंच गई गांव में। जैसे विद्युतीकरण पूरा हो गया, हर घर जल का कनेक्शन लगे, लेकिन पेयजल सुविधाएं जो अभी तक मुहैया हो नहीं पाई, ठेकेदार का जो कार्य चल रहा है वो अधूरा है। अभी कुछ दिन में पानी भी पहुंच जाएगा। और मेन दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो सड़क 2018 में, सितंबर 2018 में कटी हुई थी, उस सड़क के खस्ते हाल हो रखे हैं। उसके रिस्कवर काफ़ी हवा में झूल रहे हैं। आप आए होंगे, काफ़ी उबड़ खाबड़ है। तो मेरा कहना तो यही है कि जब विधानसभा सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं और इतना लबालब विधानसभा आपके हमारे सामने बना रखा है, और गांव को एक छोटी सी रोड, सिर्फ हमें सड़क चाहिए थी, उसके लिए 1-2 करोड़ का बजट चाहिए। 1-2 करोड़ में हमारी रोड भराड़ीसैंण तक डामरीकरण हो जाता है, पक्की हो जाती है और सुविधाएं मिलती लोगों को। दूसरा, मैं यहाँ पे स्वास्थ्य का काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम थोड़ा यहाँ पे बर्फ़ की सर्दियों के समय में बर्फ़ गिरता है और स्वास्थ्य, थोड़ा सर्दी जुकाम कई असुविधाएं रहती है। हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ है नहीं, न तो वहाँ पे सर्जन है, न कोई अच्छे अधीक्षक डॉक्टर लोग हैं। तो अगर यहाँ ना भी हो, भराड़ीसैंण में ना भी हो, गैरसैंण में अगर स्वास्थ्य विभाग में अच्छे डॉक्टर मिल जाते, लोगों का यहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट और जो कोई बड़ी दिक्कतें थी वो उसका सॉल्यूशन निकल जाता तो काफ़ी बेहतर होता। कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो मूलभूत मुद्दे थे, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, बिजली पहुंची है, सड़कें कुछ जगह पहुंच गई, कुछ जगह पहुंच रही हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और स्वास्थ्य का जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कुंदन सिंह है। कुंदन जी, उन्होंने जैसे बताया कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है। मुझे एक बार बताइए कि शिक्षा, स्कूल कितना दूर है? बच्चे सभी जाते हैं स्कूल? जी, स्कूल तो यहाँ से मतलब 1-2 किलोमीटर के दूर में राजकीय इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण है सर, और गांव से ही सटा ये जूनियर हाई स्कूल है और प्राइमरी भी गाँव ही में सटा है। स्कूल की तो शिक्षक की स्थिति है तो लगभग ठीक है। अगर देखा जाए तो इंटर कॉलेज में तो बड़े बड़े सब्जेक्ट विषयवार प्रवक्ता नहीं है, और सुगम में ऐसे हाल है तो सर दुर्गम में तो हो गई होगा, कई प्रवक्ता नहीं है इंटर कॉलेज में, जिसकी बात हम कई बार कर चुके हैं। फिर शिक्षा का तो यही हिसाब है। अब रही हम भव्य विधानसभा की बात कर रहे हैं सर, तो विधानसभा क्या है? विधानसभा तो एक ढांचा है, विधानसभा के नाम पर एक ढांचा खड़ा है जी। विधानसभा बनना बड़ी बात नहीं है, उस पर सुचारू रूप से काम करना बड़ी बात है। ग्रीम्स कालर राजधानी त्रिवेंद्र सिंह जी ने घोषित कर दी थी। दुर्भाग्य क्षेत्र का ये रहा कि वो 5 साल रह नहीं पाए, कारणवश मतलब चेंज हो गए। तो सर विधानसभा का इतना हमें वो नहीं है। विधानसभा अगर मतलब सुचारू रूप से उस पर कार्यक्रम होता तो फिर हमें ये चाहिए कि हमारे लोकल के लोग इस पर काम करें, मतलब जिसके जो डिग्री डिप्लोमा वाले होंगे, जिनके पास कुछ कोर्स वो होगा, तो उस टाइप की मतलब जो नौकरी ए से जेड तक जो भी हमारे क्षेत्र की ज़मीन गई है, हमारे लोकल लोगों की ज़मीन गई है, पानी गया है, सब गया है सर। पहले हमारी इस जो पानी आता था ना, इस पानी पे हमारे पनघट चलते थे, शेरे चलते थे। अब 6 इंच का पानी हमारा सीधा विधानसभा चले गया, जिसका माने पानी से भी हम वंचित हो गए हैं। पानी हमारा चले गया, ज़मीन हमारी चले गई, नौकरी के लिए बाहर से लोग आएंगे और हम फॉर्मेलिटी में बोलते रहेंगे हमारी विधानसभा। क्या बेनिफिट है हमें विधानसभा से? जी है तो जब
त्रिवेंद्र सिंह जी ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, तो उसके साथ कई योजनाएं यहाँ पर थी और उनके टाइम पर शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है उनके लिए बजट वगैरह की व्यवस्था अनाउंसमेंट हो गया। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या वो बजट आगे आया नहीं है या वो योजनाएं उन पे काम चल रहा है? जैसे हम सुन रहे थे कि यहाँ पानी की उसके लिए एक झील बन रही है, झील बन जी तो उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में आप क्या कहते जी। झील के लिए भी त्रिवेंद्र जी झील का जो अपने हिसाब से झील का जो रखा था त्रिवेंद्र जी ने, झील के बाद भी त्रिवेंद्र जी नहीं कर रही। मतलब यहाँ बहुत जो गैरसैंण की जो क्षेत्र की साहत है और क्षेत्र का चेहरा है, चर्चित चेहरा है, वो त्रिवेंद्र जी है। और अगर त्रिवेंद्र जी होते, सपोज उनका 5 साल का कार्यकाल चलता सर, तो कुछ न कुछ होता। दुर्भाग्य सरकारें आई और गई। सरकारें मौजूदा सरकार ने भी जब भी यहाँ पर सत्र होता है, कुछ दिन के लिए भले होता हो, कई सारी योजनाओं की बात करती है, तो उसमें से क्या हुआ? जो योजना है वो सार्वजनिक योजना है, लेकिन इस क्षेत्र को कुछ विशेष नहीं मिला है। बट आपने ये कहा था ये झील के बारे में, झील का जो डीपीआर है वो जहाँ के तहाँ है, उस पर अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पाई। और दूसरी बात, जो 2500 करोड़ रुपया त्रिवेंद्र रावत जी ने विधानसभा गैरसैंण के विकास गैरसैंण चौकटिया विकास प्राधिकरण के लिए जो रियलाइज किया था, वो पैसे प्रॉपर ढंग से अभी मिल नहीं पाए। वो नामात्र 2500 करोड़ की घोषणा थी कि इस 10 साल में इस क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपया से संवारा जाएगा, लेकिन सरकार जब से आई, सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का काम नहीं किया। मेरे देखने में तो जीरो लगता है कि कुछ काम हो पाए उसमें। कुछ और लोगों से बात करेंगे जो काम यहाँ पर करते हैं, आप लोगों से भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू सिंह है। सोनू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस गांव से पलायन नहीं हुआ जी? क्या गांव में इतनी चीजें हैं कि जितने लोग रहते हैं उनका अच्छे से गुजारा हो जाता है, या आप लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र पहले से ही जो है अपनी विरासत को समेटे हुए है। दूसरा, पलायन तो यहाँ से हुआ नहीं है, लेकिन पलायन का कारण है, अगर लोगों का यहाँ रुकने का कारण यही है कि क्योंकि जीविका के अन्य साधन तो संभव सरकार ने उपलब्ध कराए नहीं है। तो ये है कि गांव में जो भी हमें हो पाता है, कुछ हम खेती से कर लेते हैं और कुछ हम दिहाड़ी मजदूरी से कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही रोजगार की, तो रोजगार के लिए जहाँ तक आप कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध हो जाता, पर्याप्त मात्रा में नहीं, 1-2 महीने का ही राशन उपलब्ध हो पाता है खेती बाड़ी से, क्योंकि आजकल जो है नई कृषि तकनीकें जो है विकसित हो चुकी है और एक हाथ से इतनी मेहनत जो है बहुत ज़्यादा लगती है। और अब जो है संसाधन हमारे पास रह नहीं गए हैं, समय के साथ उतनी वर्षा और पर्यावरण का उसके साथ जो है उतना तालमेल नहीं है। तो हम तो सिर्फ ऊपर वाले बरसात पे जो है डिपेंड करते हैं कि बारिश होएगी तभी जाके हमारी फसल होएगी, लेकिन वो फसल उतनी जो है हमें जो है उतना उपज नहीं हो पा रही। लेकिन ये मजबूरी ही कहें हमारी कि हमारे पास इतने सारे बेरोजगार है, कम से कम ना भी हो तो 98% जो है गाँव में लोग बेरोजगार हैं। तो उनका एक ही मुद्दा बचता है कि या तो अपने पुरखों की जमीन के सहारे और कुछ जो है थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना नौकरी चाकरी करें। तीसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर है, मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के लिए कि अगर सरकार कुछ रोजगार स्किल्स डेवलप के लिए कुछ यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिस तरीके से हमारे सामने जो अभी प्रधान जी ने और भाई साहब ने बताया कि भाई ऊपर जो विधानसभा भवन बना है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक रोजगार स्किल्स जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बना है, जगह जगह बने हुए हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यहाँ पर भी बनना चाहिए इसके नज़दीक, ताकि यहाँ के लड़के जो है जो लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम कर सके। तीसरी बात ये मैं कहूँगी शिक्षा का बहुत बड़ा ढांचा, भले शिक्षा है लेकिन उचित शिक्षा और गुणवत्तापरक शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम ये इस प्रकार के जो है कॉलेजेस होने चाहिए जो युवाओं को नए रोजगार कौशल उनके अंदर विकसित करे। सरकार को यही मेरी जो है वो रहेगी कि और सबसे बड़ी बात जो हमारा ये आपका ये मंदिर बन रहा है, ये हमारा जो है 1804 का, उससे पूर्व मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो है ये खंडर स्थिति में है। ये पहले जो है पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे एक दुर्ग था, किला था, और ये किला जो है बहुत ही बड़ा स्मारक माना जाता था। 14 गाँव का यहाँ पे प्रधान सभापति बैठा करता था, उनकी न्याय पंचायतें यहाँ काम किया करती थी, यहाँ पे जेल का संसाधन था। और मैं आपको बता दूं कि चांदपुर गढ़ यहीं से कुछ ही दूरी पर है, और जो कि चांदपुर गढ़ जो है पुरातन काल का बहुत प्राचीन समय का राजाओं का किला रहा। जो मानवेंद्र शाह और जो प्रद्युम्न शाह वो लोग थे, तो भानु प्रताप की बेटी से शादी करने के बाद वो राजा का जो एक रियासत थी, तो ये रियासत अपने सेनापति को उन्होंने यहाँ पे स्थापित जो रखा हुआ था कि आप यहाँ से जो हैंडल करोगे, ताकि कुमाऊं और गढ़वाल का जो इतिहास जो है आपस में जो द्वंद्व हो, तो उस बीच को आप संभाले। प्रथम मोर्चे के लिए उनको यहाँ पे रखा गया था। तो यहाँ पे पूरा किला हुआ करता था। लोगों के बहुत
जो है मतलब यहाँ पे प्रधान जी के द्वारा और पूर्व प्रधानों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जो है कागजाती कार्रवाई की गई इस किले के लिए, लेकिन कोई जो है हमें जो है उसके लिए जो है सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अवशेष हमारे पास उपलब्ध नहीं है। चूँकि भारत जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास आप जानते ही हैं कि भाई जो ये सिर्फ कहावतों में ही है। तो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे 100 साल 98 साल 90 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये सभी जानकारी हमें देते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पुराना जो है राज दरबार लगा करता था यहाँ पे, यहाँ तक कि जेल की सजा यहाँ पर हुआ करती थी। जब गोरखा शासन हुआ था तो 1890 आई थिंक 1890-91 के बाद तो कुमाऊं पे आक्रमण करने के बाद वो यहाँ आए थे। तो यहाँ का जो सेनापति तो उनका साथ देने यहाँ से गया था। तो जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संभालने के लिए, सहेजने के लिए यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं बात करूँगा कुछ वहाँ पर हमारे जो नए बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे पूछूंगा, एजुकेशन को लेकर कुछ बात करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियाँ देखी हैं, उनसे थोड़ा सा अनुभव साझा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं, जरा कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। तो मनीषा कहाँ पढ़ती हो? मैं भराड़ी शहर में। क्या पढ़ती हैं आप? मैं मतलब अपने इधर के बारे में और संविधान के बारे में पढ़ती हूँ। तो अभी तुम क्या कर रही हो? मैं अभी हाँ स्कूल में। हाँ, मैं तो 12 हूँ। 12वीं में। तो क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे? मेरा आर्ट है। आर्ट साइड है। तो तुम क्या सोचते हो? तुम तो नए बच्चे हो, नए बच्चे आजकल तो प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आगे सोचा है कि कुछ, कि मुझे आगे जाके कुछ और करना है? जी सर। क्या करना है? सोचा है अपने देश की रक्षा करूं। मतलब तुम्हें फौज में जाना है, और अब तो लड़कियों के लिए फौज में जाने का ऑप्शन भी खुल गया, तो तैयारी वारी कर रही हो उसकी? जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी। आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा जी, जब आप देखते हैं इस गांव में, जब आप यहाँ आई होंगी, शादी आपके ससुराल है ये, जब आप यहाँ आई होंगी और आप देखते होंगे इतना बड़ा गांव है, इतना भरा पूरा गांव है, कुछ कमियां लगती हैं? नहीं, कुछ कमियां नहीं लगती? कमियां तो नहीं लगती ऐसी। कमियां नहीं लगती हैं। तो क्या देखती हैं अपने गांव को आगे, क्या किस तरह की तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं? गांव में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा। अच्छी स्कूल होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, और रोजगार किसी के पास नहीं है, बेरोजगार है सब, तो सबके पास रोजगार है। आप लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह का नाम सुना है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोग कुछ काम नहीं करते उसमें? कभी सोचा नहीं कि हमें उस तरह का कोई समूह बना के काम करना चाहिए? आपके पास तो अच्छी खासी महिला आबादी है, मिल के हम कुछ कर लें। आजकल तो जैसे अब प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर है मिलेट्स पर, जैसे हमारे रागी, बंडवा, झंगोरा, इस पर बहुत जोर है ना, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम इस तरह से कुछ काम करें? हम हैं? कि हमारे झंगोर खोलाम हाँ আর রাজধানী আর ভরা আমার নকর কোন আমার রোজ আমার তো ফরা ঢুং हम तो राजधानी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपको राजधानी अच्छी लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा ठीक है, ये भी एक विचार है, देखिए। और आप में से कोई हम लोग ढुंग फलो या तब तब आओ या हम दे अब भरा है बंद कर को हम तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं उनको बता दूं, वो कह रही हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पत्थर तोड़ रहे हैं और बाहर के लोगों के जब वो काम करते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। यही आप कहना चाह रही है ना? बिल्कुल सही उन्होंने कहा, और वाकई ये इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि बच्चों को अगर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे उनका, तो वो यहाँ पर कुछ रोजगार कर पाए। हम जी जी जी, तो वो ये कह रही हैं कि हम अपने लिए ही कोदा जोगरा कर लेंगे, हम उसको ही खाएंगे। आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, आपने कई बदलाव होते हुए देखे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे और अब हमारे राज्य को बने हुए 23 साल होने वाले हैं, क्या बदलाव आया है? कितनी सुविधाएं आप तक पहुँची हैं? आप कैसे देखते हैं? सुविधा हमको अभी कुछ नहीं है। क्या सुविधा मिली हमको? यहाँ मतलब है कि हमारे यहाँ कोई बीमार हो रहे यार, मतलब इसके दूर के हमारे खर्चा बर्चा नहीं है, और उतना दूर जाने में बीमार बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। और जो हमको हॉस्पिटल नज़दीक मिल जाएगा तो हमारे ये सुविधा चाहिए, और रोड हमको नज़दीक चाहिए है। ज़मीन हमारी गई है और नौकरी हमको कुछ नहीं है। विधानसभा हमारी ज़मीन गई तो असुविधा हमको क्या? बाहर का आज भी आ रही है, इतना हमको कुछ नहीं मिला है। अब बकाया क्या बोलना हमने? ठीक, ये तो उनकी चिंता यही है कि हम लोगों की ज़मीन गई है,
तो लेकिन हमें उसका ये हुआ कि जो बाहर के लोग आ गए और हमें उसका फ़ायदा नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिल रहा है। और दूसरी जो सबसे अहम समस्या है वो है स्वास्थ्य सेवा को लेकर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमारे हेल्थ सर्विसेज उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुझे आप ये बताना कि क्या वजह है इस गांव में पलायन नहीं हुआ और आसपास के हम जो गांव में गए वहाँ से ठीक ठाक पलायन हुआ है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सारकोट से। जी सर, पलायन तो एक ये है, इस गांव से भी हुआ है पलायन। यहाँ तक कि लोग यहाँ से हरिद्वार देहरादून जाके घर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा, उनको अच्छे साधन चाहिए, बच्चों का भविष्य है आगे, है ना। आजकल पहाड़ में जो है रोज़गार की बहुत कमी है। पहाड़ों में हम होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आदमी होते हैं जो भी अपना खेती बाड़ी करके, फिर यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं। विधानसभा बना तो यहाँ के मतलब जो लोकल, जो जिस जनता ने अपने ज़मीन दिया, उनके बच्चे जो हैं मतलब बाहर घूम रहे हैं, इधर उनको कोई नौकरी नहीं, बाहर वाला आके यहाँ नौकरी करता है। तो ये पहाड़ की मुख्य समस्याएं हैं। कोई हमारे पास कोई यहाँ दवाइयाँ का कोई सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है। यहाँ से अगर मरीज़ की अगर तबीयत ख़राब है तो उसको गैरसैंण लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी चाहिए, इतने साधन चाहिए उसके लिए, हर चीज़ है। तो इस चीज़ से लोग पलायन ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ से भी हुए, हालांकि कई लोग बाहर रहते हैं, गैरसैण में भी रहते हैं कई, तो अपना हर चीज़ आजकल लोग गैरसैण रहते तो वो तो आसपास ही रहते ना। हाँ। मतलब वो उस तरह से पलायन की वजह से वो यहाँ से छोड़ के बिल्कुल बाहर चले गए और कभी हाँ। लौटे ही नहीं। लौटना तो पड़ेगा, लौटना तो घर है हमारा, लौटना तो पड़ेगा ज़रूर। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि लौटना तो पड़ेगा। और वाकई आखिरकार पंछी जो होता है ना, वो दिन भर उड़ान भरता है, लेकिन लास्ट में वो आता है अपने घोंसले पर ही है। तो ये हमारा जो घर है, परिवार है, जो हमारे खेत, ज़मीन, मकान है, इनकी ओर लौटना तो पड़ेगा ही। सारकोट आने की और ये स्टोरी दिखाने की कोशिश हमने इसलिए की कि ये विधानसभा भवन के सबसे पास का गांव है, और जब अगर यहाँ मूलभूत सुविधाएं उतनी नहीं पहुँची हैं तो फिर हम ये उम्मीद कैसे कर लें कि पूरे राज्य में ये सुविधाएं पहुँच गई होंगी। एक लास्ट सवाल मेरा, आप में से कोई भी उत्तर दे सकता है उसका। जब गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर घोषणा हुई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या उम्मीदें थी, और आपको लगता है कि आगे इस पर बहुत कुछ हो सकता है? कोई बोलना चाहेगा? आप बताइए, आप बोलेंगे। देखिए, जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई तो जनता की एक उम्मीद थी कि यहाँ पर लोगों को शिक्षा, रोजगार और मतलब जो सुविधाएं हैं, रोड, पानी, जल, मतलब जो है अच्छी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीदें जो है मतलब अभी तक तो खरी उतरती नहीं दिख रही है। लेकिन फ्यूचर में हम भी आशा लगा सकता हूँ। सरकार से ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्षेत्र को जो है डेवलप करने के लिए जिस तरीके से आपने यहाँ पे भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता को और इस गाँव की जनता को भी जो है का भी जो है ध्यान रखा जाए और उनको भी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि वो भी अपना विकास और अपने अधिकारों का संचालन सुरक्षित रख सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पे आप बोल रहे हैं, मेरा कहने का तो ये है, मैं पहले भी कह रहा था, विधानसभा जैसा इतना सुंदर विधानसभा शायद किसी भी स्टेट का नहीं होगा। और सरकार ने 2500 करोड़ की घोषणा की थी इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें 1 रुपये भी नहीं मिला। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का। पूरा क्षेत्र देखा जाए तो गैरसैंण क्षेत्र पूरा उत्तराखंड में पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और उतनी सुविधाएँ हैं नहीं। मैंने कहा भी था कि 2018 में रोड कट गई, अभी तक रोड पेंटिंग नहीं हो पाई है। जब आप कह रहे हैं कि घोषणा हुई तो सरकार तो सेम पार्टी की है, तो उन्होंने क्या अभी कुछ ढिलाई काम करने का तरीका हर किसी का अपना अपना होता। मैं किसी सरकार पे कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, टंच नहीं कस रहा हूँ, सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम बहुत कम गति से हो रहा है। जिस गति से होना था इस क्षेत्र का विकास, वो हो नहीं पाया, क्योंकि सड़कें 2018 में कट गई। अभी तक रिस्कवर झूलने में आपको कई रिस्कवर दिखाऊंगा। कई बार हमने ज्ञापन भेज दिया, मुख्यमंत्री को भेजा, माननीय विधायक को भेजा, परिवहन वो सड़क परिवहन मंत्री को भेजा, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, सतपाल जी महाराज को, और एक्शन साहब को। तो हमारे ग्राम सभा से 1 साल में 12-13 लेटर जा चुके इस रोड को सही करने के लिए। तो अभी तक इन लोगों ने इस रोड का आपने देख दिया कि खस्तों हाल हो रखे हैं। तो मेरा ये है कि क्षेत्र में जब सामने में विधानसभा का भवन है, विधानसभा भवन इतना खूबसूरत बना है, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा भारत में ऐसा, शायद मेरे संज्ञान में है कि पूरा भारत में ऐसा विधानसभा नहीं होगा, लेकिन विधानसभा के चारों तरफ के जो गांव हैं, उन गांवों के सबके यही हाल। मैं अपनी गांव की बात नहीं कर रहा, पूरे क्षेत्र के गाँव की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे सुविधाएं अभी तक मिल नहीं पाई। तो ये सारकोट गांव है। आज हम सारकोट में थे
और हमने कोशिश यही ज़मीनी जो हकीकत है वो दिखाने की एक कोशिश की है कि कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है। और अगर आपको ये स्टोरी, ये प्रयास अच्छा लगा हो तो देखते रहिए तीरंदाज लाइव।